हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आ भी रहा है और इसकी बहुत सारी वीडियो भी आपको यूट्यूब पर दिखाई देंगे और कुछ वीडियो तो ऐसी हैं जो स्टूडेंट को डरा भी रही हैं। और वो प्रश्न है या वो जो डर है वो ये है कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। क्या इससे अभ्यर्थियों को नुकसान होगा? तो बहुत सारे यहां पर ये बताया जा रहा है और ये र्यूमर्स फैली हुई है कि अब हो सकता है कि पेपर बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा या इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। आइए उसी से रिलेटेड हम एक ऐसी चर्चा करेंगे जहां पर आप अपनी तार्किक बुद्धि से सोचोगे कि क्या इसका हम पर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा और क्या इसका हम पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। इस चर्चा को शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं कि आखिर हमारा पहले का ये जो पैटर्न क्या था और आज पैटर्न में क्या बदलाव आया है। तभी आप सोच पाओगे ना। और मैं तो कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं ये भी मत सोचो। आप अपने कॉमन सेंस से, आप अपनी तार्किक बुद्धि से सोचिए कि क्या इससे हमें नुकसान होगा या फायदा होगा। आप चलिए पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। इसका पुराना पैटर्न देखिए, पुराना पैटर्न देखोगे तो इसमें दो पेपर हुआ करते थे पहले। एक तो होता था पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर जो फर्स्ट था उसमें 100 क्वेश्चन आते थे, जिसमें हिंदी, बांग्ला या उर्दू के क्वेश्चन होते थे और उसमें इंग्लिश के प्रश्न होते थे। कुल मिलाकर इसमें पास होना अनिवार्य था केवल, यानी इसमें अगर 30% अगर आपको नंबर आए हैं तो यह पेपर क्वालिफाई माना जाता था। सबसे पहले ये पेपर आपका चेक किया जाता था, अगर आप इसमें अगर इसमें पास हैं तभी ये पेपर आपका चेक किया जाएगा, अन्यथा ये पेपर चेक भी नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बार हमने देखा कि भाषा के जो क्वेश्चन हैं वो काफी ज्यादा सिंपल थे और इंग्लिश के क्वेश्चन जो थे वो तो बहुत और बहुत और बहुत ज्यादा सिंपल थे। इसमें पास होना या क्वालिफाई होना ये बहुत ही मामूली बात थी। इसके लिए स्पेशल किसी भी अध्ययन की आवश्यकता नहीं थी। अगर हम इसके पेपर की बात करें, पेपर सेकंड की, तो पेपर जो सेकंड है वो मुख्य रूप से दो खंडों से मिलकर बना था, जिसमें जीएस, जीके, बिहार जीके, इसके अलावा आपका मैथ है, रीजनिंग है। सबसे मिलाकर 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे और ये जो प्रश्नों का जो स्तर था वो काफी अच्छा स्तर रहा है। अगर आप पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन करोगे, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, अगर पीजीटी के प्रश्नों को देखोगे तो वहां पर थोड़ा सा लेवल अच्छा है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा, ऐसे बहुत हल्का है, हल्का नहीं है, लेकिन उसको हम ये भी नहीं कर सकते बहुत टिपिकल है। लेकिन हाँ, एक अच्छी पढ़ाई से इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा सब्जेक्ट कंसर्न, इसके 80 प्रश्न आते हैं और ये अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित होता है। जैसे पहले तो पीआरटी का पेपर हुआ था, तो पीआरटी में तो आपको पता ही है सब्जेक्ट कंसर्न क्या होता है कि उसमें ईवीएस के क्वेश्चन आते थे, जब 3, 4, 5 की किताबों से क्वेश्चन आए हुए थे और फिर उसका लेवल था ना, वो ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन पहुंचा दिए गए थे। और इसी प्रकार से जो आपका जो 9th और 10th के लिए, चाहे वो मैथ का पेपर हो, चाहे वो आपका एसएसटी का पेपर हो, चाहे वो भाषा का पेपर हो, उसका भी लेवल थोड़ा सा अच्छा लेवल आया हुआ था। और पीजीटी में भी देखा तो पीजीटी में भी काफी अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन ऐसे प्रश्न नहीं थे कि बहुत ही ज्यादा टिपिकल प्रश्न हो। तो आप याद रखो कि परीक्षा यही, ये दोनों ही परीक्षा अलग अलग समय पर ली गई थी। पहले आपसे ये वाला पेपर लिया गया था और बाद में भाषा का पेपर लिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, इतनी ज्यादा परेशानी हुई कि वहां पे कहां रुके, ये 2-3 दिन कैसे रुके। वहां पे होटल भी इतने ज्यादा महंगे हो गए थे कि एक एक दिन का लगभग 7-7 हजार रुपए लिया गया था। अब आप सोचिए, हमारा देश ऐसा देश है जहां पर मजबूरी पड़ जाए तो लोग अपना फायदा उठाने में बिल्कुल भी चूकते नहीं है। ऐसा ही कुछ वहां पे दिखाई दिया था। और जिस समय पेपर हो रहा था उस समय पर पटना की गलियों में लड़कों के अलावा, लड़कियों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, इतनी ज्यादा भीड़ थी। और इसके इंतजामात थे वो बिल्कुल ही बकवास और घटिया इस तरह के थे, जैसे कि आपको पता ही है। बहुत सारे लोग थे लेकिन ना होटल की व्यवस्थाएं थी, तो बहुत सारी महिलाएं तक सड़कों पर उन्हें रात गुजारनी पड़ी थी, स्टेशनों पर सोना पड़ा था। और पेपर कितने हो गए थे, पेपर आपके कम से कम 2 दिन तो आपको वहां पर जाके रहना ही रहना पड़ेगा। और किसी का होम सेंटर नहीं पड़ा था, होम डिस्ट्रिक्ट और नहीं पड़ा था, काफी दूर दूर जाना पड़ा था, तो काफी अव्यवस्था थी। अब इससे नुकसान, अब इन्होंने, सरकार ने देखा कि देखो पिछली बार अव्यवस्था हुई है, तो एक काम करते हैं कि हमें इसमें क्वालिफाइंग नेचर ही तो देखना है भाषा में।
क्या देखना है हमें, क्वालिफाइंग नेचर ही तो देखना है। तो ऐसे नए पैटर्न में हम खुद क्वालिफाइंग नेचर देख लेंगे। हम अब के क्या करेंगे कि एक ही पेपर बनाएंगे और एक पेपर में 3 खंड रखेंगे। पहला भाषा का होगा, दूसरा जीएस का होगा और तीसरा सब्जेक्ट कंसर्न का होगा। अब भी जो कट ऑफ होगी वो पूरा इसमें से 150 में से नहीं बनेगी, ये भी आपको याद रखना है। कहीं कहीं ये गड़बड़ जो बात आ रही है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि इसमें से बनेगी, पूरे में से नहीं बनेगी। अब भी वो इन्हीं में से कट ऑफ बनेगी, यानी 80 + 40, 80 + 40 बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है ना, 80 + 40 यानी 120 में से ही कट ऑफ बननी है। ये अब भी क्वालिफाइंग है, अब भी इसमें 30% नंबर लेके आने हैं। तो 30 का 30% लगभग 9 क्वेश्चन अगर आपके इसमें सही हो गए तो क्वालिफाइंग, अगर ये क्वालिफाइंग है तभी इसमें से आपकी कट ऑफ बनेगी। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका ये कुछ नहीं होगा, इसका आपका नंबर भी नहीं बताया जाएगा आपको। ये आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। अब बात ये आती है, आप खुद सोचिए कि ये जो पेपर को देखिए और ये पेपर को देखिए, इसमें क्या अंतर है? कुछ नहीं। लेवल तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बीपीएससी किस माइंडसेट से पेपर सेट करता है। अभी अभी आपको पता है बीपीएससी ये कह चुका है कि अब के जो पेपर है वो काफी टिपिकल पूछा गया था, तो अब जो क्वेश्चनों का स्तर थोड़ा सा हम कमजोर रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे हलवा प्रश्न आ जाएंगे, अब भी कोई हलवा प्रश्न नहीं आएंगे। आएंगे तो पहले जैसे प्रश्न, पहले भी तो ये कहा था कि आपको जो 1 to 5 की केवल बुक से ही प्रश्न आएंगे, लेकिन वहां पर ग्रेजुएशन लेवल के यानी यूपीएससी वाले बच्चे भी हिल जाए ऐसे प्रश्न पूछ लिए थे। तो इस बार भी 6 से लेकर 8 वालों को, 9 से लेकर 10 वालों को और 11 से लेकर 12 वालों को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड खूब अच्छी जानकारी ले लेनी चाहिए। एनसीईआरटी के अलावा भी उन टॉपिक को अलग अलग किताबों से पढ़ लेना चाहिए जहां से वो किताबें हैं। तो लेकिन इस पैटर्न का चेंज होने से पेपर के ज्यादा मान लो पेपर के ज्यादा कठिन के और सरल होने का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर के या जो पैटर्न के चेंज होने से आपका बहुत ज्यादा पेपर कठिन आएगा या आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2.5 घंटे का समय मिलेगा और आपको समय ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा इसको सॉल्व करने को। उसको आप मैथ में लगाना, तो नए पैटर्न से आपको फायदा ही होने वाला है। ठीक है, आप धक्कड़ से बचोगे, ठीक है, भीड़ से बचोगे, आप 2 दिन का जो वो होटल का जो रेंट पे कर रहे थे उससे भी बच जाओगे। तो ये फायदा ही होने वाला है। इसलिए आप अपने कॉमन सेंस से खुद सोचिए कि इससे नुकसान तो कुछ है ही नहीं। तो आसपास जो अफवाहें चल रही हैं, अफवाह जो फैली हुई हैं कि पेपर बहुत टिपिकल आएगा इस तरह से, देखो ये हमारे मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेपर बहुत सिंपल आएगा, लेकिन कभी पेपर सिंपल आता ही नहीं। पेपर सिंपल का मतलब होता है जो क्वेश्चन आप पे आते हैं वो क्वेश्चन ही आ जाए तो पेपर सिंपल है, और जो क्वेश्चन हम पे नहीं आते वो आ गए तो भैया पेपर बड़ा टिपिकल है। बात तो ये है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आप पहले मस्तिष्क से सोचिए, बैठिए कि हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए बस। ना कोई सिंपल सोचिए ना टिपिकल सोचिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेंगे हम 80, तो आप एनसीईआरटी को बिल्कुल चाट जाओ, खा जाओ एनसीईआरटी को। ठीक है, वहां पर अगर कोई कॉन्सेप्ट दे रखा है उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डेप्थ में समझ लो। अगर आपके पास समय नहीं तो लूसेंट से उस टॉपिक को पढ़ लो। अब ज्यादा समय नहीं है तो लूसेंट से पढ़ लो। कोई भी टॉपिक दे रखा है उसे लूसेंट से भी पढ़ लो। उस टॉपिक को, जैसे वायुमंडल दे रखा है तो वायुमंडल लूसेंट से भी पढ़ लो। ठीक है, अगर वहां पर कोई इतिहास दे रखा है तो इतिहास का वही टॉपिक लूसेंट से भी पढ़ लो। तो इतिहास तो आप एनसीईआरटी और लूसेंट इन दोनों को ही आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपका पेपर हो जाएगा। निश्चिंत रहिए इस बारे में, और आप अच्छे से पढ़िए, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मस्त रहिए, बढ़िया तरह से पढ़िए। ये मत सोचो कि ये नौकरी आपका जीवन है, ये जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन लेके ना पढ़ें। अपने जीवन को थोड़ा सा अच्छा करें। अपने जीवन में इस समय पर भी थोड़ा सा हंसें, खेलें, गाने सुने, अगर डांस करने का मन है तो डांस भी करें। ठीक है, अपने मन को अच्छा रखो, मस्तिष्क को अच्छा रखो, तब वो मस्तिष्क ज्यादा ग्राह्य होगा, वो बहुत सारी चीजों को देखेगा। और इतना पढ़ो कि आप दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी आंखों से आंखें मिला पाओ, क्योंकि तुम सबसे बड़े खुद के जज हो। तुम खुद को सबसे बेहतर जज कर सकते हो। तो आपको पेपर के बाद ये नहीं कहना पड़े बस आंखों में आंखें डालकर कि नहीं काश मैं और पढ़ लेता और पढ़ लेती। तो काश के साथ आपको नहीं जीना है। ठीक है, तो बस ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रश्न के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।